आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति रूपक हमारा संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है भारत के संविधान की। संविधान जो एक जीता जागता दस्तावेज है, जिसमें शासन प्रशासन और इस देश की व्यवस्था को चलाने के नियम ही दर्ज नहीं है, अपितु जिसमें दर्ज है वह तमाम सपने जो उन हजारों हजार लोगों ने देखे थे जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वह हजारों हजार लोग जिन्होंने अपना जीवन इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ी एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सके और अपने सपनों को आगे बढ़ा सके। यूं तो भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर सन 1946 को, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। यदि विधायी दृष्टि से भी देखें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही नियमों और कानूनों के बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि किसी भी प्रकार से इसे संविधान निर्माण नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि नियमों कानूनों को बनाने की एक प्रक्रिया सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं। देखिए, जहां तक संविधान नामक शब्द का प्रश्न है, यह अपने आप में एक आधुनिक टर्म आप समझ सकते हैं। यह है कि जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में ये शब्द बन करके आ रहा है और विश्व में 3 घटनाएं घटी। एक इंग्लैंड में प्यूरिटन रिवॉल्यूशन या प्यूरिटन क्रांति, उसके बाद वहां संवैधानिक विकास शुरू हुआ। आज भी उनके पास लिखित नहीं है, परंपराएं ज्यादा हैं। उसके बाद अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की क्रांति, वहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जैसी चीजें निकल करके आती हैं। और आधुनिक राज्यों की जो प्रणाली विकसित हुई, जिसको मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम कहते हैं, उस आधुनिक राज्यों की प्रणाली में ये संविधान धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया कि हर देश के समाज को और हर देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित संविधान जैसी चीज आनी शुरू हुई। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत कैसे चलता था। तो भारत को चलाने के अपने बहुत सारी परंपराएं थीं, जिन परंपराओं के आधार पर निर्णय लिए जाते थे और जिनके आधार पर जो विधायिका थी वो ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी, वो थी और वो उसके तहत अपने कार्य करती थी। लेकिन ये लिखित संविधान का जो विकास का क्रम शुरू हुआ, ये 1773 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल के सिर्फ क्षेत्र में शासन कर रही थी, उसके प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले निकाला गया। तो ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रारंभ है अपने आप में। उसके पीछे का मामला दूसरा है,
क्योंकि उस समय के अगर काल को आप देखिएगा तो अमेरिका जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी है, वो उसके हाथ से निकल रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा क्षेत्र भारत में मिला हुआ है, तो उसको रेगुलेट करने का तरीका इन्होंने निकालना शुरू किया और रेगुलेटिंग एक्ट निकाला। तो 1773 से लेकर के अगर आप 1853 तक जाएंगे तो इस कड़ी में रेगुलेटिंग एक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट मिलेगा, जो भारत की न्यायपालिका को बड़े छोटे तौर पर लाने का काम कर रहा है, और फिर 20-20 वर्ष के पट्टे मिलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही है, जिसको कि चार्टर एक्ट कहा जाता है। और ये चार्टर एक्ट की प्रक्रिया 1793 से शुरू हुई, तो 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो इन डिफरेंट जो चार्टर एक्ट्स हैं, इनके द्वारा आपको ये दिखाई देगा कि इसमें धीरे धीरे कंपनी का प्रबंधन कैसा होना चाहिए भारत में, किन नियमों कानूनों पर वो काम करेगी, और भारतीयों को किस तरीके से एक संवैधानिक ढांचे में लाने का काम किया जाएगा, नियम कानूनों के ढांचे में। बल्कि संविधान जैसी तो चीज अभी नहीं आती है, यद्यपि पहला लॉ कमीशन 1834-35 में आ गया है मकाले की अध्यक्षता में, और लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट भी दे रहा है। लेकिन लोअर लेवल पर तो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो एक विधायिका का फॉर्मेशन दिखाई देता है, लेकिन हायर लेवल पर अभी विधायिका का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है वही एक मेन बॉडी है। तो इन चार्टर एक्ट्स के द्वारा 1857 तक ये देखने को मिल रहा है। सन 1857 की क्रांति तक जो भी प्रयास किए गए, उनका लक्ष्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को थोड़ा बहुत सुधारना। शासित जनों के प्रति जिम्मेदारी का भाव कभी भी विधि निर्माण की प्रक्रिया में मूल तत्व के रूप में निहित नहीं था, इसलिए लोक कल्याण की भावना से विधि निर्माण का होना असंभव ही था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद चीजें बहुत बदल गईं। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं। 57 का जो प्रभाव है ब्रिटिश जहनों में, उन राजनीतिज्ञों के जहन में, वहां से मामला बहुत तेजी से फिर पलटना शुरू हुआ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब ब्रिटिश संसद में बहस हुई कि ये इतनी बड़ी घटना क्यों घटी भारत के अंदर, तो किसी छोटे व्यक्ति ने याचिका नहीं तैयार की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जेम्स स्टुअर्ट मिल उस समय वहां का लीडिंग लॉयर था, और जेम्स मिल का लड़का था, बहुत फेमस व्यक्ति, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की याचिका तैयार की थी। और इस संसद में हुई बहस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मूल रूप से इस बात के लिए दोषी ठहराया गया कि उसने भारत के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, उसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की, संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें कि भारत पर शासन के जो नियम और कानून लग रहे हैं उनका क्या असर हो रहा है। भारतीयों से कोई संवाद की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, ऐसा ढांचा डेवलप किया गया है। ये सबसे बड़ा आरोप ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगा, कुप्रबंधन का, उसकी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के खासकर से। सन 1857 की क्रांति शायद वो पहला अवसर था जब अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों को शासन व्यवस्था में समाहित किए बगैर एक प्रभावी शासन चलाना संभव नहीं है, और इस प्रकार अनिच्छा से और केवल दिखावे के लिए ही सही भारतीयों को शासन व्यवस्था में कहीं सुने जाने की एक व्यवस्था आरंभ की गई। पहला भारत सरकार अधिनियम 1858 में आ रहा है, जिसको नाम ही दे रहे हैं बेटर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। अर्थात वो ये बता रहे हैं कि भारत के शासन प्रबंधन को हम सही करने के लिए और बेहतर करने के लिए लेकर के आ रहे हैं। और उस बेटर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के आने के बाद जो परिवर्तन है वो उसकी तीव्रता आप देख सकते हैं। और इसी बीच महारानी की उद्घोषणा हो रही है भारत के अंदर, जिसमें कि वो कह रही हैं कि हम भारत में जो भी हमारे नागरिक हैं वो इंडियन सब्जेक्ट्स कह रही हैं, अब भारतीय नागरिकों को उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ देने का काम हम करेंगे, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण नेक्स्ट डेवलपमेंट है जो 1861 में हो रहा है। और 1861 में ही इंडियन जुडिशरी एक्ट पारित किया जा रहा है, जो कि भारत की न्यायपालिका को एक निश्चित स्वरूप देने का काम करता है। और वहीं पर एक और डेवलपमेंट आपको मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की शुरुआत है, कि प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाएं, जो संवैधानिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है, वो प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं को भी बनाने का वो क्रम जरूर शुरू कर रहे हैं, कहने को ही कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि बहुत प्रतिनिधित्व मिल जा रहा है।
और भारत परिषद अधिनियम जो 1861 में आ रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो पहली बार काउंसिल जैसा शब्द भारत के अंदर प्रयोग होता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप इसको पकड़ेंगे तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये कॉलोनियल जो सत्ता है भारत के अंदर, वो लॉर्ड रिपन के समय में हो रहा है। और वो डेवलपमेंट हो रहा है जिसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का विकास, जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं, जिला बोर्ड आते हैं। ये एक स्ट्रक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू हो रही है, नीचे से शुरुआत हो रही है। स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में भारतीयों की सहभागिता ली जानी, उसके नियम और कानून बनाए जाने, यहां से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं का दबाव अंग्रेजों पर लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर चीजों को बदलने का क्रम भी तेज हुआ। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं, 1885 के बाद धीरे धीरे भारत के अंदर जो आंदोलन की प्रकृति आप पाएंगे, वो उस आंदोलन की प्रकृति का आधार ही है संवैधानिक सुधार। और इस संवैधानिक सुधार के मामले को अगर ठीक से समझने की आवश्यकता है, कम समय में और बेहतर तरीके से, तो उसको आप स्व से जोड़ करके देखना होगा। और 3 स्व अगर आप उठाएंगे, पहला स्व और देश, अर्थात जो स्वदेश की बात हो रही है, दूसरा स्व और राज्य या स्वराज की बात हो रही है, और तीसरा स्व और शासन या स्वशासन की बात हो रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन है 1885 से लेकर के और 1919 के बीच के भारत के अंदर। सन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय जनमानस में राष्ट्रवादी चेतना का विकास बड़ी तेजी से हुआ। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन ने जोर पकड़ा और अंग्रेजों को न चाहते हुए भी भारतीयों को बहुत सारी रियायतें देनी पड़ी। हालांकि फिर भी वह रियायतें उन अपेक्षाओं से बहुत कम थी जिनकी मांग की जा रही थी। संवैधानिक विकास की दृष्टि से देखें और भारत में संघीय ढांचे के विकास की दृष्टि से भी यदि देखें तो सन 1919 से 1935 तक का कालखंड विशेष महत्व रखता है। सुनिए प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी के विचार। और 1919 से 1935 का सबसे बड़ा प्रश्न है कि उस समय के भारत को समझिए। आम आदमी ये समझ लेता है कि भारत एक ही शासन के अंतर्गत काम कर रहा था और एक ही सत्ता काम कर रही थी, लेकिन भारत का लगभग 40% भौगोलिक हिस्सा, जिसमें 22.5 मिलियन की जनसंख्या, ये रह रही थी देसी राज्यों में, नेटिव स्टेट्स में, जिनके ऊपर कोई सीधा कंट्रोल नहीं था। इसीलिए आप पाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आ रहा है, पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व को वहां लाया जा रहा है, लेकिन उसको भी द्वैध शासन कहा जाता है, वो भी दिखावे का काम किया गया। और 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को ये लेकर के आ रहे हैं। किस लिए लेकर के आ रहे हैं? कि इनको भी वो संवैधानिक रूप एक देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। 1919 के पहले जितने भी संवैधानिक विकास के मामले हैं, वहां पर वो भारतीयों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो एक पैकेज ब्रिटिश पार्लियामेंट से आ जा रहा है। लेकिन 1922 के बाद जो स्वराज पार्टी आ रही है, जिसमें खासकर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे शामिल हैं, वो ये दबाव बना रहे हैं विधायक परिषदों में बैठ करके कि अगर भारतीय शासन के विषय में आपको बात करनी है, संवैधानिक सुधारों के बारे में बात करनी है, संवैधानिक विकास के बारे में बात करनी है, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ करके ये नहीं कर सकते हैं, आपको हमसे सीधी बातचीत करनी पड़ेगी। और यह जो दबाव है सीधी बातचीत का, इसी बातचीत के आधार पर आपको दिखाई देगा कि साइमन का विरोध और वहां से निकलने वाला फिर नेहरू रिपोर्ट से निकलने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दबाव से निकलने वाली गोल मेज सम्मेलन, जिसमें पहली बार भारतीयों के संवैधानिक मामले में भारतीयों को शामिल करने का काम शुरू किया गया। ये जो आप कह रहे हैं कि जो ढांचे का मामला है, निश्चित रूप से 1934 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया जा रहा है ब्रिटिश संसद के द्वारा कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन में जो बातचीतें हुई हैं। और 1935 में भारत के अंदर संघीय ढांचे जैसी एक कल्पना संवैधानिक विकास के क्रम में निकल करके आ रही है। और ये संवैधानिक विकास के क्रम में ये जो संघीय ढांचे जैसी व्यवस्था अस्पष्ट दिखाई देनी शुरू हुई पहली बार नई इस संवैधानिक प्रणाली के तहत, उसमें 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये संघीय ढांचा जब कहते हैं हम लोग, कि पहली बार भारत में 2 ऐसी एजेंसीज स्थापित की गई, जो एजेंसीज समस्त भारत के अंदर, चाहे वो देशी राज्य हो चाहे ब्रिटिश शासित प्रांत हो,
उनके ऊपर उसका समान रूप से अधिकार होगा। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्लियर कट पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर निकल रहा है कि भारत के अंदर ये ऐसी एजेंसीज होंगी जिनसे संघीय ढांचे को चलाने का काम किया जा सकता है। और निश्चित रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो बातें हैं, अगर आप संवैधानिक सभा की बहस को उठा करके देखेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और 1950 में जो हमारे भारत के जो गणतंत्र का जो संविधान आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 1935 से भी सीधे से ली, क्योंकि संघीय प्रणाली के जब आप उसमें रखेंगे कैटेगरी में, तो 1935 महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया दोनों ही एक साथ चलते रहे और अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हो गया। संविधान सभा भारत की आजादी के पहले ही अस्तित्व में आ चुकी थी। संविधान सभा के विषय में प्रसिद्ध संविधानविद प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद कहते हैं, जब हमारी संविधान सभा बनने लगी तो उस संविधान सभा में भारत के सभी प्रांतों के प्रतिनिधि थे, राज्यों के प्रतिनिधि थे और कभी करीब सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हुआ। इसीलिए जो संविधान का सबसे बड़ा मर्मज्ञ है ग्रेनविले ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि माइक्रोकॉस्म ऑफ दी नेशन, माने हर वर्ग के लोग जो इसमें प्रतिनिधित्व पाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों के माध्यम से। शब्द समूह हम भारत के लोग भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि संविधान में शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद कहते हैं कि भारत का संविधान हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। विश्व के अनेक संविधान ऐसे हैं कि जो किसी दूसरे देश की संसद के द्वारा बना दिए गए हैं। जैसे कनाडा का जो संविधान है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, जिसको BNA एक्ट 1867 कहते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्ट, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है 1900 का, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना दिया और ऑस्ट्रेलिया उससे अभी गवर्न हो रहा है। हर दृष्टिकोण से हमारा संविधान 100% जो है वो भारतीय है, किसी विदेशी का इसमें कोई सहयोग नहीं है। हमारे संविधान का यह उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को हम 3 तरह के न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। विश्वास और बिलीव, किसी भी धर्म को मानने की छूट होगी। हम सबको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, भारत की एकता और अखंडता को कायम करेंगे। इन सब मंतव्यों के साथ 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने इसको अधिनियमित किया, इसको अंगीकृत किया और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं, भारत के अंदर संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना एक बहुत ही समझिए पेचीदा काम था। क्यों? इसलिए क्यों मैं कह रहा हूं कि ये विश्व का सबसे बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट है कि जितनी विविधता अकेले भारत के अंदर है, चाहे आप भाषाई उसकी विविधता उठाइए, चाहे आप क्षेत्रीय विविधता उठाइए, चाहे आप सांस्कृतिक भिन्नताएं विविधता उठाइए, उतनी विविधताएं पूरे यूरोप के महाद्वीप में नहीं मिलेंगी। और ऐसे एक सांस्कृतिक रूप से कहिए समृद्ध राष्ट्र के अंदर वही संवैधानिक व्यवस्था कार्य कर सकती थी जो संवैधानिक व्यवस्था भी उतनी समृद्ध हो और उतनी ही खूबी से चीजों को वो समाहित करने का काम कर। अमेरिका में जब क्रांति हुई और संविधान आया तो बड़े प्रयासों के बाद आया, लेकिन अमेरिका के संविधान बनने के बाद अमेरिकी जो उस समय के दार्शनिक हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान की यह खासियत है कि जनता ने स्वयं अपने अधिकारों को काट करके अपने अधिकार संविधान को दिए हैं।
लेकिन यूरोप में जो संविधान का विकास हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उसके लिए उन्होंने कहा कि वहां के संविधान के द्वारा जो भी कुछ जनता को प्राप्त हुआ है, वो संविधान ने जनता को शक्तियां प्रदत्त की हैं। ये बड़ा मौलिक अंतर है दोनों के बीच में, अगर आप डेवलपमेंट को देखेंगे तो। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो अपने आप में, मैंने कहा कि इतना पूरे यूरोप के महाद्वीप में आपको इतनी विविधताएं नहीं मिलेंगी जो कि अकेले भारत के अंदर मौजूद है। वही उसकी समृद्धता है, और उस समृद्धता को संविधान के द्वारा बचा करके निकालना, उसकी स्वीकृति होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में बताते हुए प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद कहते हैं, हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, इसलिए कि हमारा संविधान मध्य 20वीं शताब्दी में बनाया गया, और विश्व के संविधानों के जो अनुभव थे, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, सबसे ज़्यादा अमेरिका के, उन अनुभवों को लेकर हम लोगों ने कुछ उसको स्वीकार किया, कुछ अस्वीकार किया, कुछ उसमें संशोधन किया, और कुछ नई चीज़ों को हम लोगों ने अपने परिस्थितियों के अनुसार जो है जोड़ा। इसलिए हमारा संविधान जो है बड़ा हो गया। हमारे संविधान की एक ये भी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे ज़्यादा विस्तृत और सबसे ज़्यादा गहन संविधान है। विस्तृत होने का एक कारण ये भी है कि हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के संविधान निहित हैं। एक ही तरह के प्राविधान केंद्र के हैं, एग्जीक्यूटिव, फिर पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसी तरह से जो है फिर स्टेट के गवर्नर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद स्टेट की लेजिस्लेचर, फिर हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कुछ अलग विशेषताएं इसकी है कि हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को एडॉप्ट किया, लेकिन अमेरिका के रूप में नहीं किया। केवल एक ही पावर जो है, एग्जीक्यूटिव शक्ति जो है प्रेसिडेंट में या गवर्नर में दी गई है, समान शक्ति जो है संसद या राज्य की विधायिकाओं में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में नहीं दी गई है। तो इस मॉडिफिकेशन के साथ हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। जो 3 मूलभूत बातें थीं संविधान निर्माण के समय, वह पहली बात यह थी कि हमारा संविधान जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर का होगा, क्योंकि बिना संघीय संविधान के हमारा काम नहीं चल सकता था। भारतवर्ष इतना विभिन्नताओं का देश है, इतना विस्तृत देश है, तो परिसंघ ही एक सॉल्यूशन हो सकता था। राज्यों के तरफ से भी यह दबाव था कि परिसंघ बने, तो प्रारंभ से यह बात थी कि एक संघात्मक संविधान हम स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज यह थी कि हम लोगों ने अनुभव किया था ब्रिटिश पीरियड का, और यह हम लोगों का बिल्कुल जो है निश्चित मत था कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार होंगे। और तीसरी चीज ये थी कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होगी। तो ये 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में प्रारंभ से ली गई, और यह हमारे संविधान में जो है अंगीकृत की गई हैं। हमारे संविधान में ये सेकुलर संविधान है। संविधान में पहले नहीं लिखा गया था सेकुलर शब्द, अगर एक जगह लिखा भी गया था आर्टिकल 25 में, तो वह लौकिक के अर्थ में लिखा गया था। 1976 में सेकुलर शब्द जो है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ दिया गया। पूरे संविधान का ढांचा जो है वह विभेदीकरण विहीन है। जैसे आर्टिकल 15(1) है, 15(2) है, 16(2) है, आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 325 है, और इस तरह से तमाम 29(2) है। इन सब में ये कहा गया है कि किसी भी तरह का विभेदीकरण धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर नहीं होगा। संविधान के रूप में हमारे पास हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की दी हुई एक अमूल्य विरासत है। यह न सिर्फ हमारे अधिकार और कर्तव्यों को बताता है, बल्कि वह उन मूल्यों और सिद्धांतों की बात भी करता है जिसके लिए उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार रहें और इस देश की उन्नति और विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।
मंगलमय पर्व देश के शत शत तेरा अभिनंदन। ओ मंगलमय पर्व देश के शत शत तेरा अभिनंदन। प्रजातंत्र की किरणें दमकी तोड़ निशा के सब बंधन। ओ मंगलमय धरा हमारी नभ सी व्यापक, हम शोभित इसके हैं तारे। हम हैं अनगिन सुमन चमन के, कितने रंगी कितने प्यारे। अपना अपना कर्म निभा कर करते माम वंदन। ओ मंगलमय दिशा दिशा उमड़ के नदियां सागर एक बनाती हैं। देश की कण कण माटी मिलकर भारत देश कहती है। तप कर अनगिन विपदाओं में जनगण बना है कुंदन। ओ मंगलमय जन जन के जीवन में बहती संविधान की निर्मल धारा। देश की माटी लगी भी हंसने, हरित हुआ है आंगन सारा। चहु दिशा में महका सौरभ, हर वन बना है चंदन। ओ मंगलमय पर्व देश के शत शत तेरा अभिनंदन। प्रजातंत्र की किरणें दमकी तोड़ निशा के सब बंधन। ओ मंगलमय आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति रूपक हमारा संविधान। वाचन स्वर मनीष तिवारी और दीपांकर कुमार मिश्र का। प्रस्तुत सहयोग था आलोक कुमार का। ये कार्यक्रम प्रस्तुति थी आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र की। आजादी का अमृत महोत्सव